तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर से रिलेटेड। इसकी पहली क्लास आज ये है और इस पहली क्लास के अंदर हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अगर आप ये देखते हैं तो बच्चों गवर्नमेंट स्कीम्स की सबसे बड़ी खास बात ये है, गवर्नमेंट स्कीम्स की सबसे मेन जो सिचुएशन है वो ये है या ये खास बात है कि करंट अफेयर्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है। योजना, कुरुक्षेत्र से लेकर जो भी आप किताबें पढ़ रहे हैं या जो भी मैगजीन्स वगैरह के बारे में आप सोच रहे हैं वो सारी की सारी यहीं से शुरू होती हैं, समझे। वो सभी इन्हीं के बारे में डिस्कशन कर रही होती हैं, डिबेट कर रही होती है। तो मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के मामले में आप लोगों में से किसी को भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए या गवर्नमेंट स्कीम्स को थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आप समझिए इसका मतलब कि गवर्नमेंट स्कीम्स का अगला जो पोर्शन है वो क्या है। इस गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती क्वेश्चन कैसे आते हैं और बनती कैसे हैं, तो इसे समझिएगा। असलियत में आपके पास अप्रॉक्सीमेट 45 से लेकर 55 मिनिस्ट्रीज होती हैं, अलग अलग छोटी बड़ी। अब 45 से 55 के करीब मिनिस्ट्रीज और उनके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले मिनिस्ट्रीज हैं और मिनिस्ट्रीज के अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और उन डिपार्टमेंट्स का अपना अपना अलग अलग काम होता है। इन डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग काम होता है और उसी हिसाब से ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी फ्रेम करते हैं और उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो समझ लीजिएगा ये पूरी की पूरी साइकिल को कि यहाँ असलियत में गवर्नमेंट की 200 के करीब स्कीम्स ऐसी हैं छोटी बड़ी जो आपके लगभग हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई स्कीम चल रही होती है और कोई भी उठ के आ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो खासकर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जो सबसे मेन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आप किसी भी स्कीम को जब भी पढ़ते हैं तो इतना समझ लीजिए जिस मिनिस्ट्री का जो काम है वो या फिर जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो मिनिस्ट्री है, अगर आपने उसे अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो मैं आपके सामने दावे के साथ कहता हूं आपको 90% चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ दो वर्ड्स हैं, एक एग्रीकल्चर और दूसरा फार्मर वेलफेयर। तो ऑब्वियस सी बात है पूरी की पूरी कहानी जो है वो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के आसपास ही घूमेगी। सभी बच्चे अपने कैमरे ऑन करेंगे, ठीक है। अब अगर फैमिली वेलफेयर और एग्रीकल्चर के मतलब आसपास ही घूमेगी तो हम इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट हम 18 स्कीम्स पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। अप्रॉक्सीमेट 18 स्कीम्स अगर हम पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी 18 स्कीम्स अच्छे से आनी चाहिए और इनके बहुत जो छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर क्वेश्चंस आने हैं वो देखने हैं। अब इनको इन्हीं स्कीम्स को अलग अलग हेडिंग्स में अगर कैटेगराइज करें तो सबसे पहला एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब यहां एग्रीकल्चर को भी हम दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। एक एग्रीकल्चर वो है जो स्टैंडिंग क्रॉप से रिलेटेड है, यानी जो खड़ी फसल है उससे रिलेटेड है, समझे। और दूसरा हम अभी पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। दूसरा गवर्नमेंट फार्मर के लिए क्या कर रही है या फार्मर के लिए गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है, हमें ये देखना होगा। फार्मर के लिए तीसरा क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी सवाल उठते हैं, तो क्लाइमेट चेंज आपकी गवर्नमेंट इस मामले में क्या कर रही है इसे देखेंगे। उसके बाद आपका अगला मेन पॉइंट आ जाता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप और दूसरा एग्रीकल्चर के फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आपकी गवर्नमेंट फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्या कर रही है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है।
और इसके लास्ट में है पेस्ट कंट्रोल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मेन बात समझिए, असलियत में स्टूडेंट इन्हीं सब चीज़ों में फंसता है। मैं गारंटी से आपको ये कह रहा हूं कि ये जो बैच है इसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली ये सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। ये एक एक चीज़ नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपरली, पेन कॉपी लेके हमेशा बैठिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, समझे? पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जब आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन हियर। एग्रीकल्चर जो खासकर स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना, ऑब्वियस सी बात है यार, स्टैंडिंग क्रॉप्स में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको किसी वजह से कोई नुकसान हो जाता है, कोई हार्म पहुंच जाता है, उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। फसल बीमा योजना नाम हिंदी में है ताकि आम आदमी को समझ में आए, मेजॉरिटी कम्युनिटी या मेजॉरिटी पीपल को समझ में आए। कैमरा सभी ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, देखना चाहता हूं हमारी क्लास कैसे चल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद कृषि उन्नति योजना, कृषोन्नति या कृषि उन्नति लिखेंगे, कृषि उन्नति योजना। अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसे आप रफ्तार नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है इसको हम आगे देखेंगे, अंडरस्टैंड, रफ्तार। अगला जो पॉइंट है, अगर आप प्रधानमंत्री ये एग्रीकल्चर के बाद देखें तो अगला मेन पॉइंट आता है फसल के ऊपर या फार्मर के ऊपर। फार्मर से जो सेक्शन पूछा जाता है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। यहां आप जितना भी पूछेंगे वो सारे का सारा डायरेक्ट, मतलब विदाउट सीइंग एनी ऑफ हिज क्रॉप्स, उसकी फसल देखने की जगह फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट जो पहुंचाने का जो स्कीम्स हैं वो सारे की सारी यहां पर आपको कैटेगराइज करके मैंने रख दी हैं कि फार्मर से डायरेक्ट, फार्मर से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री अन्नदाता, पहले तो इन स्कीम्स के तो नाम याद करो, बाकी तो बाद में ही होगा। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, आय संरक्षण अभियान, समझे? इसी को कहा गया पीएम आशा, समझे? अगला है पीएम आशा के बाद पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना। और लास्ट में है किसान क्रेडिट कार्ड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बनते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये मेजर सेक्शन जो है ये आपको
फार्मर से रिलेटेड मिलेगा, यानी रेगुलरली फार्मर से रिलेटेड स्कीम्स आपकी यहां पर हैं। समझे? क्लाइमेट चेंज, कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना। अगला, क्योंकि नॉर्मली क्लाइमेट चेंज रेगुलरली हो रहा है और एक चैलेंज बना हुआ है सिस्टम के ऊपर, तो यहां पर गवर्नमेंट ने निकरा चालू किया हुआ है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी ऐसी क्रॉप्स डेवलप करना जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, यानी क्लाइमेट से उनके ऊपर कोई खास असर ना हो रहा हो, क्लाइमेट से उनके ऊपर कोई खास असर ना हो रहा हो। ठीक है। अगला पॉइंट, अगर आप एग्रीकल्चर से देखें तो यहां बहुत सारी आपको स्कीम्स मिलेंगी, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। दूसरा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यहां से भी कई सवाल आते हैं। समझे? अगला, युवा सहकार, युवा सहकार, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यहां से पूछे जाते हैं। सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम, नाम बड़े, हाँ अभी रुक जाओ, स्कीम ही तो है ये, कि इसमें अभी सारी तो पढ़ानी है यार तुम्हारे को एक एक करके। भाई सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब आपकी फसल का क्या हेल्थ है, क्या है उसमें, कौन सी वो उगाई जाएं फसलें, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो आपकी जो ज़मीन है उसे एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाता है और उसी के अंदर जैसे बच्चे का या आपका हेल्थ कार्ड है वैसे उसका बना दिया गया। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, भाई मैं कोई सवाल का जवाब, हाँ जी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। नेक्स्ट, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र। आगे नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल, ठीक है बेटा, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। और लास्ट है आर्या प्रोजेक्ट, आर्या प्रोजेक्ट। पेस्ट कंट्रोल से भी रिलेटेड एक स्कीम है या पूरा प्रोसेस है, अप्रोच को स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग, स्ट्रेंथनिंग
एंड मॉडर्नाइजिंग या मॉडर्नाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच इन इंडिया, अप्रोच स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच इन इंडिया। अब अगर आप यहां पर देखते हैं पूरे का पूरा बहुत आराम से, तो बोर्ड थोड़ा भर गया है और सब चीजें, असलियत में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आपके पास 18 स्कीम्स हैं। जब एक नॉर्मली स्टूडेंट इन 18 स्कीम्स को पढ़ने बैठता है तो पसीने छूट जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, एक याद करते हैं दूसरे भूल जाते हैं, दूसरे याद करते हैं पहले भूल जाते हैं, और बहुत ही बुरा हाल स्टूडेंट का होता है और यूपीएससी पहाड़ लगती है। यहां हमारा काम शुरू होता है, यहां हमारा पढ़ाने का तरीका शुरू होता है कि इन स्कीम्स को कैसे आपको टिप्स पर रटवा दिया जाए, ताकि पीटी में जब भी आप पहुंचें तो आपको इन स्कीम्स के अंदर यूपीएससी धोखा ना दे सके या यूपीएससी आपको कंफ्यूज करके आपको हरा ना सके। ये समझ लीजिएगा, यूपीएससी अगर आपको कंफ्यूज करके हरा देगी देन आई कैन गारंटी बहुत बुरा हाल होगा। समझे? बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है अगर यूपीएससी आपको कंफ्यूज करके हरा देती है तो। समझे? और यहीं इन्हीं स्कीम्स के नाम तक याद नहीं होते, इन स्कीम्स के नाम तक याद नहीं होते, बाकी इनकी इन डेप्थ नॉलेज तो भूल ही जाओ। मैं आपको इतना वादा पक्का करता हूं कि ये टिप्स पे करवा के भेजूंगा। समझे? मेरा जो ये 200 से 300 घंटे का प्रोजेक्ट है, ये स्कीम्स तो बहुत जल्दी निपटा देंगे, बाकी पूरा करंट अफेयर और सब चीजें आपको अच्छे से करवाई जाएंगी। और अगर इसमें घंटे जो हैं वो बढ़ाने पड़े तो मैं जरूर बढ़ाऊंगा सब स्टूडेंट्स के लिए। इस बैच के अंदर से स्टूडेंट निकलेंगे गारंटी से, देखिएगा। पीटी आपको, और ये सिर्फ पीटी नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा, किताब पढ़नी आ जाएगी, मैगजीन्स पढ़नी आ जाएंगी, रिपोर्ट्स में क्या देखना है क्या नहीं देखना वो सब चीजें आ जाएंगी। हैव पेशेंस एंड अटेंड दिस क्लास प्रॉपरली। अब आप समझिए मामला क्या है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, मैं पहली स्कीम चालू कर रहा हूं, पीएम फसल बीमा योजना। जल्दी कीजिए। अब आप समझिए पहला जो टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है वो है पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको हेडिंग डालेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, किसी भी पॉलिसी को अगर आप लोग देखते हैं तो इतना समझ लीजिएगा वो पॉलिसी तब तक किसी काम की नहीं होती जब तक आपको उसका ऑब्जेक्टिव ना पता हो। और यूपीएससी जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले घुमा के रखती है, घुमा के और डंप करके फेंक देती है। समझे? तो सबसे पहले डालेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स पर जाते हो तो यहीं से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि असलियत में ये योजना है क्या। इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीजेंट या फार्मर।
इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इसका मेन है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इसका मेन पार्ट है। और इसमें अगर आप लोग देखते हैं तो इन दोनों का जो कॉमन है वो क्या है? इन दोनों के पीछे किसको दे? अच्छा पहले ये बताओ, सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट किसको मिलेगा? मेरे को तो मिलेगा नहीं, फार्मर। सिंपल। क्यों मिलेगा? नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़, भूकंप वगैरह, भूकंप से तो खैर क्या, लैंडस्लाइड वगैरह हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी फर्स्ट थिंग, दूसरा पेस्ट्स अटैक, और तीसरा पेस्ट्स और डिजीज। इन तीनों चीजों से के केस में इंश्योरेंस कवर की बात की जा रही है। इन तीनों के केस में इंश्योरेंस की बात की जा रही है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब सवाल यह है क्यों? सेकेंड थिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर। सेकेंड इज टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर। किसान की जो इनकम है उसको स्टेबलाइज करना। क्यों स्टेबलाइज करना? प्रॉब्लम ये आ रही है, स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर, कि जो पीजेंट्स हैं, जो आपके फार्मर्स हैं, दे आर लीविंग देयर जॉब्स या लीविंग देयर प्रोफेशन और लीविंग देयर ऑक्यूपेशन रेगुलरली, मतलब लोग कॉन्टिन्यूसली, वो मोर एंड मोर पीजेंट्स आर लिविंग फार्मिंग। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे किसान जो हैं, वो लगातार जो हैं वो खेती छोड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है। टू इंश्योर देयर continuation in farming, ensure their continuation in farming। फार्मिंग में उनके कंटिन्यूएशन को इंश्योर करना इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तीसरा मतलब प्राइम ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। थर्ड वन इज टू एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। टू एनकरेज फार्मर्स to encourage farmers to adopt innovative and modern agricultural practices। To encourage farmers to adopt innovative and modern agricultural practices। समझे? थर्ड वन इज which is also very much important, fourth one is to ensure credit flow, ensure flow of credit to the agriculture sector। To ensure flow of credit to the agriculture sector। एग्रीकल्चर सेक्टर तक क्रेडिट फ्लो को इंश्योर करना। समझे? क्रेडिट फ्लो को इंश्योर करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि वहाँ तक पैसा पहुँचे।
मेन बात किसान के साथ यही होती है कि उस तक पैसा नहीं पहुंचता या उसको पैसा नहीं मिल पाता, और इसी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाता। ये रियलिटी है। अब एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है, लेकिन उसका अगला वेरी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं। इंटेंडेड बेनिफिशियरीज, मजे की बात यह है इसके ऊपर यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर देती है। यहां तो भले ही आप एक बार को ऐसे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वहां से बचकर निकल जाएं या उसको किसी तरीके से आप झेल जाएं, लेकिन यहां जब आपको इंटेंडेड बेनिफिशियरीज आते हैं तो वहां पर स्टूडेंट फंसता ही फंसता है। ये नॉर्मल बिहेवियर है और स्टूडेंट की कमजोरी है, क्योंकि वो रटने की कोशिश करता है और वो कंसेप्ट जो होता है स्टूडेंट का वो नॉर्मली गायब होता है। ठीक है, और हम रट नहीं रहे हैं, ये सबको पता है। ठीक है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असलियत में फैक्टर क्या है, असलियत में रीजन क्या है। अब यहां समझिएगा, मैं कुछ फैक्ट्स लिखवा रहा हूं, समझे कि सबसे पहले इंटेंडेड बेनिफिशियरीज कौन से हैं? ऑल फार्मर्स, ऑल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स का मतलब कि वो फसल पर बोएगा और आधी आधी बटाई जो भी होगा। और तीसरा टीनेंट फार्मर्स, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों इसके बेनिफिशियरी होंगे, समझे। अब इनमें खास बात क्या है कि ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन नोटिफाइड एरिया, यहां मतलब समझिए, यहां से क्वेश्चन आएगा ग्रोइंग। ग्रोइंग क्या? नोटिफाइड क्रॉप्स, सारी क्रॉप्स नहीं, नो, सारी क्रॉप्स नहीं, which are given or which are mentioned by the government are notified crops। ये कंडीशंस है ना, यहां उलझा देता है यूपीएससी तुम्हें। और नोटिफाइड एरियाज, नोटिफाइड एरियाज का मतलब क्या कि वो एरियाज जो स्पेसिफिकली हैं कि उसी एरिया में जाना है। यानी एक पर्टिकुलर जिला, जैसे बुंदेलखंड हो गया, जैसे वो विदर्भ वाले बहुत सारे जिले हो गए, इनको नोटिफाइड एरिया में काउंट किया जाएगा। यूं थोड़ा ना एक ऐसा एरिया जो बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें इरिगेशन हो रहा है, सब चीजें, फसलें, सब कुछ है, तो वहां ये स्कीम लागू नहीं होगी, समझे। और मजे की बात, इन दोनों में भी एक और कंडीशन है, ड्यूरिंग द सीजन। और मतलब जो पर्टिकुलर सीजन है उसी की क्रॉप्स का इंश्योरेंस हो सकता है, समझे। और सबसे बड़ी बात, हु हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट्स, इंश्योरेबल इंटरेस्ट्स in the crop, in the crop are eligible, who have insurable interests in the crop are eligible। ये समझ लीजिए, वो लोग जिनका इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्रॉप में, वही एलिजिबल हैं, बाकी एलिजिबल नहीं हैं। अंडरस्टैंड? ये मेन पॉइंट्स हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होते हैं। नोटिफाइड क्रॉप्स, हाँ, जो इंश्योरेंस करवाएगा
जो इंश्योरेंस करवाएगा उसी को, हर किसी को थोड़ा ना पकड़ा देंगे, कोई कंपल्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट का मतलब नो कंपल्शन, यानी वॉलेंटरी। हाँ, वॉलेंटरी है ना, जबरदस्ती गर्दन पकड़ के थोड़ा ना कहेंगे कि करवाओ वरना हम बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, समझे? वॉलेंटरी है। पहले कंपल्सन थी उन पर जिन पर लोन था, लोनी फार्मर्स के ऊपर, अब कंपल्शंस नहीं है। इंटेंडेड बेनिफिशरीज कौन से हैं? ऑल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, टीनेंट फार्मर्स। लेकिन सभी में वो जो नोटिफाइड क्रॉप बो रहे हैं नोटिफाइड एरिया में, समझे? वो जो नोटिफाइड क्रॉप्स बो रहे हैं नोटिफाइड एरिया में, बात समझ में आ गई? और जिनके इंश्योरेबल इंटरेस्ट हैं क्रॉप के अंदर, यानी जो इंश्योर करवाएगा वो, हर किसी को पकड़ के नहीं। और कब? ड्यूरिंग द सीजन। अगला मेन पॉइंट डालेंगे अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या सैलिएंट फीचर्स। हेडिंग डालेंगे सैलिएंट फीचर्स। अरे साइलेंट होता है यार, SALIENT, ठीक है? बढ़िया वाले फीचर्स लिख लो इसमें, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट फीचर में आएगा, क्या? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, पहला पॉइंट, समझे? एक होता है फुल्ली का मतलब ये होता है फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इट मींस स्टेट ऑल्सो हैव टू पे इट्स शेयर हेयर, स्टेट को भी अपना शेयर पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस्ड all other schemes except RWBCIS restructured weather-based crop insurance scheme। Restructured weather-based crop insurance scheme। बात समझ में आ गई? मेन पॉइंट ये है यूनिफॉर्म प्रीमियम टू बी पेड बाय द फार्मर। यूनिफॉर्म प्रीमियम, समझे? यानी एक फिक्स हो जाएगा, उसी के अनुसार अकॉर्डिंग आपको पे करना है। और इसमें खरीफ क्रॉप्स के लिए क्या है? खरीफ क्रॉप्स के लिए 2%, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5%, एनुअल कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए भी 5%। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए भी 5%।
समझे? 1.5%। उसके बाद बैलेंस प्रीमियम वॉज टू बी पेड बाय, अगली लाइन में बैलेंस प्रीमियम वॉज टू बी पेड बाय सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। किस रेशो में? 50-50। बाकी प्रीमियम जो है वो सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर देंगे 50-50। समझे? और उसमें भी खास बात यह है कि न्यू अरेंजमेंट आ गया है। न्यू अरेंजमेंट टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम खरीफ सीजन ऑफ 2020। न्यू अरेंजमेंट टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम खरीफ सीजन 2020। क्या है? क्या है? सेंटर्स शेयर। समझे? स्लैश्ड फ्रॉम। सेंटर ने अपना जो शेयर है वो कम कर दिया है। पहला 50% टू 25% इन इरिगेटेड एरिया, 50%, हाँ, सेंटर ने अपना शेयर कम कर दिया है। सेंटर शेयर हैज स्लैश्ड फ्रॉम 50% to 25% in irrigated areas, 50% to 25% in irrigated areas। हाँ जी, न्यू अरेंजमेंट स्लैश्ड फ्रॉम सेंटर्स शेयर हैज स्लैश्ड फ्रॉम, यानी गिर गया, गिरा दिया। या फिर सेंटर हैज स्लैश्ड इट्स शेयर, राइट हेडिंग ये होगी, सेंटर हैज स्लैश्ड इट्स शेयर। पहले 50% था, अब 25% हो गया इरिगेटेड एरिया में, और 50% to 30% इन अनइरिगेटेड एरिया। 50% to 30% in unirrigated area। अनइरिगेटेड एरिया। अब मजे की बात यह है कि आप कहोगे विच वन इज इरिगेटेड एंड विच वन इज अनइरिगेटेड, यही कहोगे ना कि कौन सा इरिगेटेड एरिया है और कौन सा अनइरिगेटेड एरिया है। तो लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग स्टार मार्क, districts having 50% or more
irrigated area will be considered as irrigated area or irrigated district. Irrigated area or district. समझे? यहां मेन बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई स्कीम बनाए रखती है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर नॉर्थ ईस्ट एरियाज, स्पेशल प्रोविजंस फॉर नॉर्थ ईस्ट एरियाज। समझे? तो क्या अर्लियर 50-50 था, 50-50 था, नाउ 90-10, 90 सेंटर का शेयर, 10 स्टेट का शेयर। यानी सेंटर ने एक जगह अपना शेयर घटा दिया, कम कर दिया, तो दूसरी जगह बढ़ा दिया कि वहां, और वो आगे आगे आपको पता लगेगा रफ्तार जो है उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि आपका एक मेजर पोर्शन का जो पार्ट है वो यहां पर आपको दिखाई देगा। अगला मेन पॉइंट इतना हो गया। अब वॉलेंट्री फॉर ऑल फार्मर्स, वॉलेंट्री फॉर ऑल फार्मर्स, करना है करो, नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना है तो करो वरना देयर इज नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? वॉलेंट्री फॉर ऑल फार्मर्स। नेक्स्ट, हाँ मेन पॉइंट था फोर्थ, वॉलेंट्री फॉर ऑल फार्मर्स। बेटा रबी की फसल, रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं, ये आप खुद देखेंगे। समझे? वो एक बार अमाउंट में, वही जैसे मान लिया एक फसल के अंदर मान लिया 100 क्विंटल्स जो है वो गेहूं उगा। अब 100 क्विंटल गेहूं जो उगेगा उसका 2% कितना हुआ? 2 क्विंटल्स, हाँ या ना? अब 2 क्विंटल गेहूं का आपने प्रीमियम बना लिया कि 2 क्विंटल वाला जो गेहूं है उतने पैसे आप प्रीमियम के दे दो और फसल इंश्योर हो जाएगी। ठीक है? और दूसरी अगर फसल है मान लिया तो उसके लिए 1.5 क्विंटल हो जाएगा। ठीक है? तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आगे नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ बैलेंस प्रीमियम मतलब ये है मैडम, अगर मान लिया 200 किलो गेहूं की जो फसल का जो प्रीमियम आ रहा है, मान लिया एक 100 क्विंटल गेहूं की जो फसल है, 1 एकड़ ज़मीन की फसल का प्रीमियम जो आया वो मान लिया आया 2000 रुपये, और किसान के फसल की कीमत जो बन रही है वो बन रही है 1000 रुपये। तो बाकी 1000 रुपये प्रीमियम कौन देगा? क्योंकि भाई इंश्योरेंस कंपनी की अपनी कैलकुलेशन होती है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि मतलब भरे जाओ और बांटे जाओ। इंश्योरेंस कंपनी की अपनी एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मान लिया 1 एकड़ ज़मीन का जो इंश्योरेंस है वो है 2000 रुपये, और आपने वो भरा, किसान ने दिया 1000 रुपया, तो 1000 रुपये कौन देगा? 1000 रुपीज़ देगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में उस 1000 रुपये में कौन देगा? तो भाई पहले ही डिसाइड हुआ 500 रुपये को सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 500 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब प्रॉब्लम ये आई कि भैया 500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट, 500 रुपये स्टेट गवर्नमेंट अगर देगी, 500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट और 500 रुपये स्टेट गवर्नमेंट अगर देगी तो चल जाएगा, ठीक है, ओके डन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम 500 रुपये नहीं देंगे, हम देंगे 250 रुपये, और 750 गवर्नमेंट रुपये देगी
स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरे पे केस में अगर सिंचाई नहीं हो रखी तो वहां चलो हम 300 रुपये दे देंगे और स्टेट गवर्नमेंट देगी 700 रुपये। बात समझ में आ गई? या सुनो, अब वही 2000 रुपये का प्रीमियम में से 1000 रुपये मान लिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने दे दिए, तो पहले सरकार कह रही थी 500 हम देंगे, 500 स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब सरकार कह रही है एक काम करो, तुम 500 मत दो, तुम्हारी हालत खराब है नॉर्थ ईस्ट वालों की, 900 रुपये हम दे देते हैं, 100 रुपये तुम दे दो किसान के नाम के। समझ में आया? हाँ, अच्छे से। हाँ बस, तो फिर थैंक यू बोलो। आगे समझें, आगे समझें। हाँ, यील्ड लॉसेस। अब यार मैं गिन तो रहा नहीं हूं, कोई सा भी नंबर डाल लो। मेन पॉइंट है यील्ड लॉसेस, फसल की बर्बादी। यील्ड लॉसेस, फसल की बर्बादी। इसमें मेन पॉइंट आया है, इसमें मेन पॉइंट ये आया है कि ड्यू टू यील्ड लॉसेस कब होगा? ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क्स। ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क्स लाइक नेचुरल फायर, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म। बाकी सारी लिस्ट खुद बनाएंगे, मतलब पेपर में देख लेंगे, इंडिया ईयर बुक वगैरह में देख लेंगे, ठीक है? यील्ड लॉसेस ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क्स and prepare a list whatever is given by the government। जो भी गवर्नमेंट ने रिस्क लिस्ट लिख रखी है उसे आप प्रिपेयर करेंगे और लिखेंगे। अब वो फिल्म वाला गॉड एक्ट साइड में करो भाई, फिल्म वाला गॉड एक्ट साइड में करो। इसमें बताया ही नेचुरल कैलेमिटी है। ठीक है, तो वो गॉड एक्ट वाला जो कंसेप्ट है उसे थोड़ा साइड में। आगे पोस्ट स्टार मार्क, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आर ऑल्सो कवर्ड। किसी का माइक खुला हुआ बंद करें, त्रिभुवन माइक बंद। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आर ऑल्सो कवर्ड। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज के नीचे एरो डालकर लिख लेंगे अनसीजनल। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज कौन से? फसल कटने के बाद। अनसीजनल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल्स एंड हेल स्टॉर्म्स। अनसीजनल एंड साइक्लोनिक rainfalls and hailstorms। hailstorm next मेन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। scheme shall be implemented on area approach basis। scheme shall be implemented on area approach basis। area approach basis यानी एक विलेज को या एक ब्लॉक 5-10 विलेजेस को जो जियो फेंस्ड या जियो मैप्ड रीजन हो, जियो फेंस्ड और जियो मैप्ड रीजन हो, यानी होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइल के हों, होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइल for the notified crops।
दोबारा समझिए भाई, एक विलेज में मान लिया प्रॉब्लम पहले क्या आती थी, मान लिया हमारे को खबर मिली कि एक पर्टिकुलर गांव के अंदर ओले पड़ गए। अब जो हेल स्टॉर्म हो गया, ओले पड़ गए या तूफानी बारिश आ गई, फसल बर्बाद हो गई। अब एक तरीका तो ये है कि हम वहां के पटवारी को भेजें और उसको कहें कि जा भैया जाकर चेक करके आ कि किसकी फसल बर्बाद हुई किसकी नहीं हुई। पटवारी तो वैसे भी एक ऐसा प्राणी है जो गांव में अगर चला जाए तो बहुत से लोगों को सांप सूंघ जाता है कि जेब से अब पता नहीं क्या निकाल के जाएगा। और अगर किसी को पैसे सरकार से लेने हो और पटवारी के साइन लेने हो तो यकीन मानिए उससे ज़्यादा बड़ा खतरनाक प्राणी गांव में सबसे ज़्यादा खौफ पटवारी का होता है, ये याद रखिएगा। समझे? प्रवीण चौधरी हंस रहा है कि हाँ सर, होता तो पटवारी का ही है सबसे ज़्यादा खौफ। सबसे खतरनाक प्राणी बनाया गया है पटवारी। समझे कि जो भी ये पैमाइश वगैरह करता है सबसे खतरनाक तरीके से। और हो सकता है क्लास में एक आधा कोई पटवारी बैठा हुआ हो तो वो बेचारा नाराज हो सकता है, लेवल ही बदनाम है बेचारों का। अब आगे मेन बात समझिए, यहां पर क्या है कि सरकार ने क्या कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमने एक विलेज को एक यूनिट मान लिया है जो ज्योग्राफिकल मैपिंग में आ रहा है, और हम इस ज्योग्राफिकल मैपिंग की इस यूनिट को एक मान लेते हैं। उस यूनिट को हम क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। और उसमें जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा होगा हम उसी को दे देंगे, काम खत्म। हम बहस में उलझेंगे ही नहीं। भाई मान लिया किसी की फसल बर्बाद हो गई, अब हम जाके काउंट करेंगे कि इतनी % फसल बर्बाद हुई है तो काउंट होगी, 2 काउंट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब आपने 2% दिया था तो आपका इंश्योरेंस ये लो पकड़ो। मतलब इसे इजी बनाने की कोशिश की गई है, टफ नहीं रहने दिया है। तो इसीलिए इसे नोटिफाइड क्रॉप्स को होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइल में रखा गया है। ये टिपिकल वर्ड मैंने जान के इसलिए लिखे हैं। ये जो होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइल नाम का टिपिकल वर्ड है या जियो फेंस्ड या जियो मैप्ड वर्ड जानबूझकर इसलिए लिखा है ताकि आप ऐसा कोई शब्द अपने पेपर में देखें तो घबरा ना जाएं। असलियत में ये है कॉमन रीजन, एक फसल एक एरिया के सारे लोगों को एक जगह काउंट कर लिया। हम चेक करने ये नहीं जाएंगे कि ये हुआ या ये नहीं हुआ। एक गांव में ओले पड़े, कुछ की फसल बर्बाद हो गई, कुछ की नहीं हुई, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि गांव में हर बंदे की फसल बर्बाद हो गई, तो जिसने बीमा करवाया था हम उसे पैसे दे रहे हैं, काम खत्म। ठीक है ना? अब वही तो बात है ना, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि किसी की बर्बाद हुई है और नहीं हुई है? और जब तक वो भाई सरकारी अमला अगर मान लिया धीरे चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स धीरे चल रहे हैं, पता लगा जिसकी बर्बाद हो गई है वो तो है ही है, और खड़ी फसल को बर्बाद दिखाने के चक्कर के अंदर वो बंदा और नुकसान में चला गया, इसलिए जो है वो सबको दे दो। सरकार यहां पर ये चल रही है कि बहुत ज्यादा प्रीमियम हम उसमें बना नहीं रहे, जिसको इससे करप्शन बहुत कम होता है। और किसान के पास अगर पैसा पहुंचता है ना, किसान के पास पैसा पहुंचने का मतलब यह है वो अपनी जेब में रख के नहीं बैठेगा, वो मार्केट में ही डालेगा। सरकार को ही फायदा है, तो थोड़ा बहुत दे भी दोगे तो कुछ नहीं होता, दूसरी तरीके से रिकवर हो जाएगा आगे। और अगर वही किसान गरीब बैठा हुआ है, भूखा बैठा हुआ है, तो इकोनॉमी में बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यकीन मानिए जेब पे किसान को पैसा दे देना चाहिए है। हेडिंग इंश्योर्ड सम ऑफ क्रॉप्स। अब असलियत में जो इंश्योरेंस है वो कितना पैसा इंश्योर होगा ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना पैसा इंश्योर्ड होगा? तो हेडिंग डालेंगे इंश्योर्ड सम ऑफ क्रॉप्स। अब ये जो क्रॉप्स का जो इंश्योर्ड सम है, सबसे पहले तो सवाल इसमें यही आ जाएगा, हु वुड डिसाइड द इंश्योर्ड सम? तो डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। इसी के ऊपर यूपीएससी आपको कलेश कर जाती है या फंसा जाती है। डिसाइडेड बाय स्टेट एंड यूनियन, स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी। सेंटर का इसमें कोई रोल नहीं है, सेंटर डू नॉट हैव एनी रोल हेयर। और इसमें भी जो क्रॉप्स हैं खासकर इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसमें भी जो क्रॉप्स है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फॉर
crops having minimum support price, for crops having minimum support price, or for crops whose minimum support price has not been decided। वो क्रॉप्स जिनका एमएसपी डिसाइड हो चुका है, समझे, उसके लिए तो 2 मेथड्स फिक्स किए गए हैं और एनी वन कुड बी फॉलोड। 2 मेथड्स, पहले 2 मेथड्स कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। पहला मेथड है स्केल ऑफ फाइनेंस, समझे, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ नेशनल एवरेज यील्ड एट एमएसपी। डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू ऑफ नेशनल एवरेज यील्ड एट एमएसपी। समझे, समझिए स्केल ऑफ फाइनेंस का मतलब एक लमसम अमाउंट फिक्स कर दिया, काम खत्म। दूसरा तरीका डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू देखी जाए कि जिस फील्ड का एमएसपी है ना उसकी नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंग। पहले नेशनल एवरेज देखो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है वो देखो और उन दोनों का एवरेज उठाकर एमएसपी के अकॉर्डिंग दे दो। तो दोनों अलग अलग हैं। स्केल ऑफ फाइनेंसेस का मतलब उठा के एक लमसम दे दिया कि भाई साहब एक फसल पे हम इतना दे रहे हैं, काम खत्म। इसके अंदर यह है कि एमएसपी दे दिया, एमएसपी के अकॉर्डिंग नेशनल एवरेज क्या आ रही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या आ रहा है, उन दोनों के बीच का कोई फिगर उठा के पकड़ा दिया कि ये लो जी आपकी फसल का बीमा। गिनने नहीं जा रहे कि इतने किलो अनाज आपका खराब हुआ या नहीं हुआ, मोटा मोटा किया, काम खत्म। दूसरा, जिनका एमएसपी डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि सभी फसलों का एमएसपी डिसाइड नहीं होता, तो फार्म गेट प्राइस यानी खेत में ही आपका जितना प्राइस है वो देख लो। आपका खेत में, हां मोटा मोटा दे देना यार, लमसम। फार्म गेट प्राइस का मतलब यह है खेत में ही उठा के पकड़ा दिया, काम खत्म। खेत में ही उठाकर पकड़ा दिया, काम खत्म, ठीक है ना। अब इंश्योरर कौन होगा, यानी इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां कौन होंगी। मजे की बात यह है, इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कंपनी भी होंगी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी होंगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी भी होंगी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी होंगी। तो पब्लिक सेक्टर में है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये दो। और प्राइवेट कंपनीज में अगर आप देखें, एमपैनल्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, यानी एमपैनल्ड जो भी कंपनी है पैनल के अंदर। यहां पर एक बात है कि अगर मान लिया इंश्योरेंस कंपनियों की प्रॉब्लम क्या रहेगी, किसान को परेशान करने के लिए कल आना, परसों आना, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन टालते रहेंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी प्रोविजन लगाया है। गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोविजन ये लगाया है कि भैया हम आपको बताएंगे डेट कि रबी की फसल जो है, खरीफ की फसल 31 मार्च डेट है, कट ऑफ डेट। उसके 2 महीने के अंदर अंदर आप इंश्योरेंस का पैसा दे दो। 2 महीने के अंदर अंदर इंश्योरेंस का पैसा दे दो। अगर इंश्योरेंस का पैसा 2 महीने में नहीं दिया गया तो एक्स्ट्रा टाइम जो आप लोगे उस पर 12% ब्याज देना पड़ेगा। योर कंपनी हैव टू पे 12% इंटरेस्ट ओवर इट, ओवर दैट अमाउंट। समझे?
12% ब्याज देना पड़ेगा। लिखेंगे इस एरो के नीचे है। एमपैनल का मतलब लिस्ट दे दी सरकार ने कि इन कंपनियों से आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। गवर्नमेंट में सीजीएसएस हो तो हॉस्पिटल होते हैं, वो भी तो एमपैनल्ड होते हैं ना भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में सरकारी अफसरों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत से हॉस्पिटल्स की एक लिस्ट होती है कि इस लिस्ट में जो हॉस्पिटल हैं उसमें जाकर कोई भी प्राइवेट कर्मचारी इलाज करवा सकता है सीजीएचएस के अंदर। तो सरकार जो लिस्ट देती है उसे एमपैनल्ड कहा जाता है। हाँ, सब बहुत सारे होते हैं, ईएसआईसी वगैरह जो भी है। हाँ, लिखेंगे द फार्मर्स विल बी पेड the farmers will be paid 12% interest by insurance companies by insurance company the farmers will be paid 12% interest by the insurance companies for the delay in settlement claims beyond 2 months of prescribed 2 months of prescribed cutoff date, prescribed cutoff date, full stop. Next point, states have been allowed to set up their own insurance companies for implementation of scheme ठीक है। हेडिंग है रीसेंट मॉडिफिकेशंस, इसी में सब हेडिंग है कुछ चेंज हुए हैं, या रीसेंट मॉडिफिकेशंस की जगह लिख लेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट चेंजेस। इसमें लिखेंगे एलोकेशन बिजनेस to insurance companies to be done for 3 years। इंश्योरेंस कंपनीज को 3 साल का एलोकेशन पीरियड दे दिया है।
इंश्योरेंस कंपनीज को 3 साल का एलोकेशन पीरियड दे दिया गया है। अर्लियर इट वॉज 1, 2 और 3 ईयर्स। 1 ईयर मतलब 3 साल तक वो कंपनी एम्पैनल्ड रहेगी। अगला है कट ऑफ डेट। फॉर खरीफ 31 मई, और फॉर रबी 30 सितंबर। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में लिखवा दिया कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, और इस तरीके से, अच्छा हाँ जी, ना सेटअप अपनी कंपनी में बना सकती है, हैं? क्या मतलब? कितना? भाई गवर्नमेंट जो ले लिया, मैंने वो इंफॉर्मेशन दी है, जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने दी, मतलब जो गवर्नमेंट ने कहा है मैंने वो इंफॉर्मेशन दी है, समझे? अब इसके बाद ज़्यादा कम के लिए तो गवर्नमेंट ही लॉजिक बताएगी। ओके, तो अभी तक हमारा ये पार्ट हुआ। एक स्कीम करवाइए, हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम थी, और आगे ऐसी बहुत सारी लंबी चौड़ी स्कीम्स आने वाली हैं। दोस्तों, अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो आप देख लीजिएगा, पूरी की पूरी स्कीम्स इसी तरीके से, पूरा करंट अफेयर इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। पीटी आप इस करंट अफेयर के बिहाफ पे ही क्रैक करेंगे, और इसमें हवाबाजी नहीं होगी। जो भी 8 सेक्शन बताए थे करंट अफेयर के, वो सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये बैच ऐसे ही चलेगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों अलग चलेगा। ओके, तो कल से ये रेगुलर कर रहे हैं। थैंक यू।